हमारा टॉपिक चल रहा था रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे बने मैथस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहाँ पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहाँ से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इस क्वेश्चन का एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है और फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 है 4x³ + 12x²। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ 4x³ + 12x², यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पर 12, तो 4 ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी। तो यहाँ से आप 4 बाहर निकाल लेंगे और उसके साथ देखिए यहाँ पर है x² और यहाँ पर है x³, तो दोनों में से x² जो है वो बाहर आ सकता है। तो देखिए आप 4x² बाहर निकाल लेंगे। अब आपने 4x² को डिवाइड करना है 4x³ से। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x² से x³ में से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x रह जाएगा, प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब 12x² को आपने डिवाइड करना है 4x² से। 4 × 1 = 4 एंड 4 × 3 = 12। 3 यहाँ पर आ जाएगा, x² से x² कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4x² × x + 3। नेक्स्ट आपने इनको फैक्टर्स बना के लिख देना है। देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पर है x, तो x को आप 2 टाइम्स लिखते हैं, x × x, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर था और साथ में आ जाएगा x + 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया फैक्टराइजेशन का। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 8x² + 16x। यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर 16, तो 8 ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करते हैं और 16 को भी, तो आपने 8 को कॉमन निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पर है x और यहाँ पर है x²। तो देखिए इन दोनों में से आप एक x बाहर निकाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है 8x² को 8x से डिवाइड करना है। 8 से 8 कैंसिल, एक x जो है यहाँ पर 2x है, एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा एक x। अब 16x को 8x से डिवाइड करते हैं, 8 × 1 = 8 एंड 8 × 2 = 16 होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आप 8 को फैक्टराइज करके लिखिए। आप एलसीएम भी फाइंड करके लिख सकते हैं ना 8 का। देखिए 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2, तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 4 होते हैं, 4 × 2 = 8 और उसके बाद x है और उसके साथ है x + 2। तो हमने ये फैक्टर्स बना के लिख लिए इन दोनों टर्म्स की, फर्स्ट एक्सप्रेशन का भी और सेकंड एक्सप्रेशन का। अब बारी है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की। एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क देखिए क्या होता है। पहले हम इसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो इन दोनों एक्सप्रेशंस में सेम होंगे। अगर हम कॉमन एक्स फैक्टर्स की बात करें, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो एक 2 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक और 2 भी ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x, तो ये x इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारे पास जो सेम थे वो आए हैं 2 × 2 × x, 2 × 2 = होता है 4 और साथ में है x, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का आंसर आ गया 4x। अब हम फाइंड करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो हैं जो दोनों में सेम नहीं है, यानी कि अब देखिए ना यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी थी जो सेम थे। अब यहाँ से क्या रह गया, x, यहाँ पर है x × x + 3 और यहाँ पर है देखिए यहाँ से रह गया था 2 और यहाँ पर है x + 2। ठीक है, तो ये इन दोनों में से हमने वो फैक्टर्स लिखे हैं जो नॉन कॉमन थे, सेम नहीं थे दोनों में। नेक्स्ट आप 2 को मल्टीप्लाई करके लिखिए, x के साथ ये हो जाएगा 2x, बाकी वैसे ही लिखेंगे 2x × x + 3 एंड x + 2। तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। एचसीएफ इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स के। एचसीएफ में जस्ट आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं, ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स का आंसर हमने फाइंड किया। देखें क्या आया है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का आंसर। यहाँ से कॉमन फैक्टर्स का आंसर हमारे पास आया था 4x, तो एचसीएफ हमारा इक्वल होगा 4x के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x। अब फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स × नॉन कॉमन फैक्टर्स।
देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स भी लिखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी। कॉमन फैक्टर्स आपको पता है 4x है हमारे पास और उसके साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2x इंटू एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 3। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों लिखने हैं। अब देखिए 4 2 होता है 8 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में है x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो यही आपका आंसर है एलसीएम का और ये आंसर है एचसीएफ का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपने इनकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में से कोई टर्म कॉमन अगर आ जाए तो हम वो निकालते हैं। देखिए यहाँ पर है x, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इन तीनों में से एक x हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर रह जाएगा x की पावर 2 क्योंकि एक x बाहर चला गया और यहाँ पर रह जाएगा 3x क्योंकि x की पावर 2 थी और एक x बाहर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब हम इस टर्म का मिड टर्म ब्रेक लेंगे। मिड टर्म ब्रेक इस तरह से लेते हैं कि x को आप वैसे ही लिख देंगे और बाहर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आए -4 और प्लस या माइनस करने से आंसर आए 3। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देती हूँ। आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आए -4 और उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए +3। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देती हूँ 4 -1। 4 -1 क्या होता है 3 और यहाँ पर भी लिख देती हूँ 4 -1। 4 1 ज़ा 4 और साथ में माइनस है तो ये माइनस का 4 आ जाएगा और 4 -1 कितना होता है 3। तो इसका मतलब है दो नंबर्स वो हैं 4 और 1 जिनको अगर हम माइनस करें तो आंसर 3 आ जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है -4। तो अब हम प्लस 3x की जगह लिखेंगे 4x और माइनस x1 की जगह लिखेंगे -x और 4 की जगह लिखेंगे x। देखें एक्स स्क्वायर और 3x की जगह हम लिख देंगे 4x माइनस x क्योंकि आपको पता है देखिए 4x में से -x जाएगा तो +3x ही आ जाएगा और -4। अब आपने क्या करना है, इन फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। यहाँ से और यहाँ से एक x बाहर निकाल लें, यहाँ पर एक x रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए कोई टर्म कॉमन नहीं है और मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट नंबर के साथ माइनस हो तो हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और कोई टर्म कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 बाहर निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x + 4 क्योंकि जब माइनस बाहर चला गया है ये वाला माइनस भी और ये वाला माइनस भी तो दोनों टर्म्स जो होंगी वो प्लस की हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर x वैसे ही आ जाएगा, x + 4 कॉमन है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे x + 4 और बाहर आ जाएगा x - 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया फैक्टराइजेशन का। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम सेकेंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे यहाँ से अगर कोई टर्म कॉमन आती है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो कॉमन यहाँ से नहीं आ सकता। हमें डायरेक्ट इसका मिड टर्म ब्रेक करना होगा और मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला आंसर आए और प्लस या माइनस करने से ये वाला आंसर आए। अब देखें मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर चाहिए 3 और प्लस या माइनस करने से हमें आंसर चाहिए -4। तो अगर आप करते हैं यहाँ पर देखें 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर भी लिखें 3 and 1। देखें 3 + 1 4 होता है और 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है और प्लस करने से 4। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए -4 तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म्स को माइनस का कर देते हैं। -3 and -1 कितना हो जाएगा -4, तो ऊपर भी आपको माइनस लगाना होगा। 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस की रहेगी वैल्यू और ये माइनस की जैसे हमें चाहिए थी। तो हम यहाँ पर -4x की जगह लिखेंगे -3x एंड -x क्योंकि 1 हम नहीं लिखते। तो देखें x के वैसे ही आ जाएगा, -4x की जगह आ जाएगा -3x एंड -x, लास्ट में आ जाएगा +3। आपने अब कॉमन लेना है फर्स्ट टू टर्म्स में से। देखें यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x बाहर निकालेंगे, यहाँ पर एक x बाहर चला गया, एक x रह जाएगा माइनस, ये वाला x बाहर चला गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस को बाहर निकालते हैं और यहाँ से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही तो यहाँ से 1 बाहर निकालेंगे। जब माइनस बाहर जाता है तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये माइनस का x था ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x - 3 सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे और बाहर है x - 1।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन का और ये आंसर आ गया सेकेंड टर्म की फैक्टराइजेशन का। अब फाइंड करते हैं कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं यहाँ से सेम कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स की अगर आप बात करें, यहाँ से कॉमन फैक्टर्स आ रहा है x-1, दोनों में सेम है, तो x-1 आ गया कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम फाइंड करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें, यहाँ से आ जाएगा x एंड x+4 और यहाँ से आ जाएगा x-3, क्योंकि x-1 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन टर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ का फॉर्मूला आपको पता है, एचसीएफ में हम लिखते हैं जस्ट कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर हमारे पास है x-1, तो एचसीएफ का आंसर हो जाएगा x-1। एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर्स यहाँ से आ रहा है x-1 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से। नॉन कॉमन फैक्टर है x+4 एंड x-3, ठीक है, ये वाला हमने लिख दिया। इसको अरेंज करके यहाँ पर आ जाएगा x-1 x+4 एंड x-3 और यही आपका फाइनल आंसर है एलसीएम का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 8x + 16 और दूसरा एक्सप्रेशन है x² - 16। फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से हम पहले चेक करते हैं, अगर कोई टर्म कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ से कोई टर्म भी कॉमन नहीं आ रही। उसके बाद हम यहाँ से जो है मिड टर्म ब्रेक फाइंड करेंगे। मिड टर्म ब्रेक देखिए इस तरह से फाइंड करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करने से 16 आंसर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 8 आना चाहिए। ऐसे आपने दो नंबर्स ढूंढने हैं। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर चाहिए 16 और प्लस या माइनस करने से हमें आंसर चाहिए प्लस का 8, ठीक है। अगर आप इस तरह करें, आपको पता है 4 4 से 16 होता है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और 4 + 4 होता है 8। तो 4 एंड 4 दो ऐसी टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो आंसर आता है 16, उनको प्लस करने से आंसर आता है 8। तो आप इस 8x की जगह 4x लिख देंगे। देखें हम लिखेंगे x² और इस 8x की जगह लिखेंगे 4x एंड 4x, 4x + 4x, क्योंकि 4x और 4x 8x होता है और लास्ट में लिखेंगे 16। अब आपने क्या करना है, इन दोनों फर्स्ट टर्म्स में से कॉमन निकालना है। यहाँ से और यहाँ से x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक x रह जाएगा और यहाँ से x बाहर चला गया और 4 रह जाएगा। यहाँ से देखें, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 16, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि 4 से 4 भी डिवाइड हो जाता है और 16 भी। जब आप 4 बाहर निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा x। उसके बाद 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, 4 4 = 16। यहाँ से देखिए कॉमन टर्म आपके पास आ गई है x+4 और बाहर भी है x+4, ठीक है। x+4 ये सेम था, इसको एक बार लिखा और ये बाहर वाला, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 16। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करेंगे, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है। तो उसके बाद हम मिड टर्म ब्रेक लिया था, लेकिन मिड टर्म ब्रेक लेने के लिए आपको 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, यहाँ पर जस्ट 2 टर्म्स हैं, तो आप मिड टर्म ब्रेक भी नहीं ले सकते। तो आप देखिए इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म है x और x का यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर, और 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो आप 16 की जगह लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर ये वो वाला फार्मूला बन गया है जो इस तरह से होता है। देखें यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देती हूँ, a² - b² इक्वल होता है a + b एंड a - b। अगर 2 टर्म्स हों और वो स्क्वायर में हो और दरम्यान में माइनस हो तो उनको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, तो इसका आंसर आ जाएगा x+4 एंड x - 4, ठीक है। तो यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन का आंसर आपके पास ये आ गया। अब फाइंड करते हैं कॉमन टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स इसमें से देखते हैं कौन से हमारे पास बनेंगे, यहाँ से और यहाँ से। देखिए x+4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में सेम है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास बनेगा x+4। अब देखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखिए यहाँ पर आ जाएगा x+4 एंड यहाँ से आ जाएगा x - 4, x+4 एंड x - 4। और आपको पता है HCF इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स के, और हमारे पास कॉमन फैक्टर यहाँ से है x+4, तो कॉमन फैक्टर का हमारे पास आंसर आ जाएगा x+4। उसके बाद LCM इक्वल होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स,
और देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास था x+4, कॉमन फैक्टर का हमारे पास ये आंसर था x+4 एंड नॉन कॉमन फैक्टर का हमारे पास आंसर है x+4 एंड x-4, x+4 एंड x-4। और यहाँ से देखिए x+4 एंड x+4 टू टाइम्स है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x+4 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा x-4, और यही हमारा आंसर होगा एलसीएम का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो एक्सप्रेशन दिए हैं। फर्स्ट आप पहले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ x³ - 9x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ट्राई करना है, यहाँ से हम कुछ टर्म कॉमन निकाल लें। देखिए यहाँ से और यहाँ से आप एक x को बाहर निकाल लेंगे। जब x³ से x बाहर चला जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x⁻2 और यहाँ पर आ जाएगा -9, और ये जो x था ये बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है x² - 9। तो देखिए x² - 9 को आप इस तरह से लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो इस तरह से होता था कि a² - b², यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो और सेकंड टर्म का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, उसको आप इस तरह लिख सकते हैं a+b, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, x वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x+3 और x-3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसकी फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट अब देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ x² - x - 6। आपने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट हम ट्राई करेंगे कोई टर्म कॉमन आ जाए, यहाँ से कोई टर्म कॉमन नहीं आ सकती, आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर जो आएगी -6, और प्लस या माइनस करने से देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर होगा 1, आपको चाहिए -1। ठीक है, यहाँ से चाहिए -1, प्लस या माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से -6। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर चाहिए -6, और प्लस या माइनस करने से हमें आंसर चाहिए -1। तो अब 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 6 का एलसीएम होता है 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 एंड 3, 2 3 ज़ा होता है 6, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 - 3। ठीक है, अब आपने यहाँ पर 2 - 3 लिखा है, तो ऊपर भी आपको लिखना होगा 2 - 3। देखिए 2 - 3 जब आप करते हैं तो माइनस का 1 आंसर आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 और साथ में माइनस, तो इसका मतलब है -x की जगह हम लिखेंगे 2x एंड -3x। देखें इस -x की जगह हम लिखेंगे -2x प्लस का लिखेंगे, प्लस 2x एंड -3x, और बाकी x² और -6 फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे ही आ जाएंगी। यहाँ पर हमने लिखा प्लस 2x एंड -3x। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखिए इन दोनों में से आप एक x बाहर निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा एक x क्योंकि एक x बाहर चला गया, प्लस, और यहाँ पर रह जाएगा 2 क्योंकि एक x बाहर चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस आपने कॉमन ले लेना है। उसके बाद देखिए 3 और 6 दोनों जो है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 बाहर निकाल लें। जब आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x। उसके बाद देखें यहाँ पर जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर की अलामत चेंज होती है, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, देखें 6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर आ गया x+2 कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे और बाहर लिखेंगे x - 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन का, और ये आंसर आ गया सेकेंड टर्म की फैक्टराइजेशन का। अब आपने यहाँ से फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखें जो सेम है हमारे पास x - 3 और x - 3, ये कॉमन फैक्टर है, सेम है दोनों में, तो यहाँ पर लिख देंगे x - 3। अब बात करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स की। नॉन कॉमन फैक्टर में देखें x एंड x+3, और उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा x+2, ये हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर। अब फाइंड करते हैं HCF, और HCF इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के। तो देखते हैं यहाँ से कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे HCF में, और कॉमन फैक्टर हमारे पास है x - 3, तो HCF का आंसर हमारे पास आ जाएगा x - 3। अब फाइंड करते हैं LCM, और LCM इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। और यहाँ से देखें कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है x - 3, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है x+3
एंड एक्स प्लस 2। इसको अरेंज करके अब हम लिखते हैं, देखें x को पहले लिख दें और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे है x माइनस 3 और x प्लस 3। और अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा कि अगर दो टर्म्स हो, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, तो हम उसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस। तो इसको बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, यहाँ पे है x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 3, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और लास्ट में हम लिखेंगे x प्लस 2। तो यहाँ से आ जाएगा x और x का स्क्वायर माइनस 3, 3 सा होता है 9 और साथ में है x प्लस 2 और यही आपका फाइनल आंसर है एलसीएम का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो पहले हम फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन करेंगे 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 की। अब देखें, आपने फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना होता है अगर यहाँ से कोई टर्म कॉमन आए तो बाहर निकाल लें। यहाँ इन तीनों में से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है लास्ट टर्म में, तो यहाँ से हम कोई भी टर्म जो है वो कॉमन नहीं ले सकते। तो उसके बाद हम इसका जो है वो स्क्वायर वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, फर्स्ट टर्म है 16x की पावर 4 और 1, इसका हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 16 जो होता है वो होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 की जगह मैं लिख देती हूँ 4 का स्क्वायर और x है तो x भी अंदर लिख देती हूँ। यहाँ पर बन गया x की पावर 2, लेकिन यहाँ पर था x की पावर 4, तो हमें पूरी पावर 4 करनी है तो 2 मैं अंदर लिख देती हूँ x के ऊपर, 2 2 हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये x की पावर 4 कंप्लीट हो जाएगी। 4 4 हो जाएगा 16, बाहर स्क्वायर है और x के ऊपर यहाँ पर 2 है और यहाँ x की पावर 4 हो जाएगी। लास्ट टर्म है हमारे पास 1 और आपको पता है 1 का अगर आप स्क्वायर भी लें तो उसका आंसर 1 ही आता है। 1 की जो भी पावर लें उसका आंसर 1 ही होता है। तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला ऐसे होता था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर इंटू हम लिखते थे 2, उसके बाद लिखते थे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दें 4x स्क्वायर और फिर उसके साथ हम लिखते थे लास्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास है 1। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो हमने ये फार्मूले के हिसाब से लिखा है ये 8x स्क्वायर बनता भी है या नहीं। देखें 2 4 8 और 8 1 8 और साथ में क्या है x स्क्वायर, तो ये पूरा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला हमारे पास कौन सा बन रहा है, देखें a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर इंटू 2ab और ये इस शक्ल में बन रहा है और इसका आंसर होता है a प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करके लिखते हैं और उसका स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 4x स्क्वायर, लास्ट टर्म है 1 और उसका हम लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया फैक्टराइजेशन का। आपने फाइंड करना था इसका स्क्वायर रूट इस क्वेश्चन का। तो देखें 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर का आपने फाइंड करना था स्क्वायर रूट और हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी आप स्क्वायर रूट लिखें जैसे आपने क्वेश्चन के ऊपर लिखा है। यहाँ से स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास स्क्वायर रूट 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 का आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये इसको हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इसका आंसर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग देखें इसका आंसर किस तरह से होगा और जब स्क्वायर रूट का आंसर आता है उसके साथ हम लिखते हैं प्लस माइनस, तो आपने यहाँ पर प्लस माइनस भी लिख देना। अब इसका फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करते हैं। क्वेश्चन जो होगा वो आपका ये है 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसको आपने उठाना होता है। ये है 16x की पावर 4, आपने इसका स्क्वायर बनाना होता है। स्क्वायर कैसे बनेगा, 16 स्क्वायर होता है 4 का, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और यहाँ पर x है तो x अंदर लिख दें, x की पावर 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर था x की पावर 4 तो 4 पूरी पावर करनी है, 2 अंदर लिख देते हैं 2 बाहर। तो 16x की पावर 4 होता है 4x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करके देखें ना तो यही आंसर आएगा 4 4 16 और x की पावर 4, तो ये बनता है 4x स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो आपका आंसर आया है उसको आपने यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, x की पावर 2 एंड x की पावर 2 सेम है, इनकी जो बेस है वो सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। x लिखेंगे 2 + 2 कितना हो जाएगा 4।
अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो लास्ट वाली लाइन की हम अलामत चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 16 माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 8x² प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो यहाँ पर टर्म होती है, यहाँ पर जैसे 4 है उसको आपने 4 में ही प्लस करना होता है। यहाँ पर जो भी टर्म हो, फॉर एग्जांपल 2 होता तो हम 2 में प्लस करते तो आ जाता 4, 3 होता उसको 3 में प्लस करते तो 6 आ जाता। यहाँ पर है 4 को आप जब 4 में प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 और साथ में आ जाएगा x², ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 8x² को 8x² बनाना है। ये तो ऑलरेडी 8x² है, यानी कि 8x² को आपने 8x² बनाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, क्योंकि जब आप 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं 3 का आंसर 3 आए तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इस तरह से 8x² है और अंदर भी 8x² है, तो आप 8x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका आंसर आए 8x²। तो जो आपका आंसर 1 आया है आप उसको यहाँ पर भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4x² से नहीं करना, वो हम कर चुके हैं पहले। 8x² को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x² 1 ज़ा 8x² ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर आता है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, ये प्लस का है ये प्लस का है, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया 4x² प्लस 1। और आपको पता है हम आंसर के साथ क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। देखिए हमने 2 मेथड से आंसर फाइंड किए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से, लेकिन आंसर हमारे सेम आए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, हमने दोनों मेथड से इसको फाइंड किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन इज मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन cx इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 15। हुरिया ने जो लोन देना था वो है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है, x² माइनस 8x प्लस 15, ठीक है। x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ईयर्स, यहाँ पर जो x है वो ये बता रहा है कि वो कितने साल में ये लोन दे सकती है, यानी कि x का मतलब साल है यहाँ पर। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन, हुरिया के पास लोन देने के लिए कितने साल का वक्त होगा। तो आपको यानी क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है इस इक्वेशन में से। सिंपल इक्वेशन है, आपने इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है और x के आंसर निकालना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने साल में जो है वो लोन देगी। तो हम यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है cx इज इक्वल टू x² माइनस 8x और प्लस 15। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने फाइंड करनी है ऑप्टिमल रीपेमेंट, और ऑप्टिमल रीपेमेंट फाइंड करने के लिए हमें cx को 0 करना होगा, ठीक है। तो टू फाइंड ऑप्टिमल रीपेमेंट आप लिखेंगे, टू फाइंड ऑप्टिमल रीपेमेंट cx को आप इक्वल कर देंगे 0 के। तो आपने इस इक्वेशन में cx की जगह 0 लिख देना है। देखें इक्वेशन है x² माइनस 8x प्लस 15 और cx की जगह हम लिख देंगे 0। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का मिड टर्म ब्रेक फाइंड करना है। मिड टर्म ब्रेक हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 15 और उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आए -8। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने से हमने आंसर फाइंड करना है 15 और प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए -8, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 15 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 15 का एलसीएम आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अगर आप इस तरह से करें, यहाँ पर लिखें 3 और 5, यहाँ पर भी लिखें 3 एंड 5। अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 5 पहले लिखना है या 3 पहले लिखना है। अगर हम 3 पहले लिख दें या 5 बाद में लिख दें तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पर भी। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप 3 पहले लिखें 5 पहले लिखें, आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप पहले किस नंबर को रखते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 5 से क्या आता है 15, और 3 एंड 3 को 5 में प्लस करें तब 8 आता है, लेकिन आपको 8 चाहिए माइनस का। तो आप क्या करेंगे, 5 को भी माइनस कर देंगे और 3 को भी माइनस। -3 एंड -5 मिलकर हो जाएगा -8, और आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, तो -8x की जगह आप लिखेंगे -3x एंड -5x। x² -3x एंड -5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से और यहाँ से। देखिए यहाँ से 1x कॉमन आ जाएगा, 1x बाहर जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1x, और यहाँ से x बाहर चला गया, यहाँ पर रह जाएगा 3।
मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म के साथ अगर माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए 5 या 15, तो 5 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी, तो 5 को बाहर निकाल लें। यहाँ से -5 बाहर चला गया तो क्या रह जाएगा x, और जब माइनस बाहर निकालते हैं तो अलामतें चेंज होती हैं। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 = 0। x - 3 सेम है, इसको आपने वन टाइम लिखना है और बाहर लिखेंगे x - 5 = 0। अब इन दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल लिख दें, x - 3 = 0 और x - 5 = 0। x इस साइड पे रह जाएगा, -3 उस साइड पर जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी +5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो होगा वो हमारे पास होगा 5 और 3 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।